त्रिवेणी संघ के दूसरी पीढ़ी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। वो कहार जाति से थे। दरभंगा महाराज थोड़ा सॉफ्ट थे, लेकिन डुमरांव महाराज जो थे वो बहुत रूड टाइप के लोग थे। 1930 में बिहार में जो व्यवस्था थी वो दोहरी थी। एक तो अंग्रेज का शासन था, दूसरे यहाँ के सामंती तत्वों का शासन था। जमींदारों को उसका हम प्रतीक मान सकते हैं, लेकिन जो जमींदार नहीं थे और जिसको हम लोग सवर्ण या उच्च जातियाँ कहते हैं, जिसमें से राजपूत और भुनिहार का नाम लिया जा सकता है, ये दबंग लोग थे। इनमें सामंती प्रवृत्ति उस समय काफ़ी थी, आज भी है, लेकिन बहुत उसका असर कम हो गया है शिक्षा से या अन्य कई कारणों से, लेकिन उस समय प्रवृत्ति बहुत अधिक थी। तो जो आम लोग थे, जो कृषक लोग थे, वो इससे पीड़ित थे और अधिकांश लोग जो थे उनके अंदर इस तरह की चेतना उस समय नहीं थी। लेकिन कुछ जो यहाँ आर्य समाज ने एक समानता की बात की थी और कुछ जातीय चेतना उत्तर प्रदेश से बिहार में आई थी। यहाँ पर कुर्मियों के अपने संघ थे, कुशवाहा लोगों के अपने संघ थे और जादवों के भी अपने संघ थे। और ये आरंभिक दौर में ये तीनों जातियाँ जो थीं वो अपने सामाजिक स्तर के उन्नयन के लिए प्रयास कर रही थीं। राजनीति में हिस्सेदारी की बात तो जब 1929-30 में चुनाव की बात हुई तब होने लगा, लेकिन उसके पहले समाज में अपनी हैसियत बढ़ाने की बात पहले भी होती थी कि जो हमारा स्थान है समाज में, उससे हमको कुछ बेहतर स्थान मिले। और उसी के चलते, उसी से प्रेरित होकर के ये जनेऊ आंदोलन शुरू हुआ था। अपने को छत्री कहने की बात आई थी और अपना सरनेम सिंह रखने की बात आई थी। ये 1930 में हम लोग देखते हैं कि जो समाज की जो पिछड़ी कही जाने वालियों में से जो कुछ चेतनशील जातियां थीं, कुर्मी, कुशवाहा और जादव, तो इनके अंदर एक चेतना थी कि हम भी समाज में अपनी प्रतिष्ठित भूमिका का निर्वाह करें, हमारे साथ भी एक आदरणीय व्यक्ति जैसा हमारे साथ व्यवहार हो। तो बात आरंभ यहीं से हुई थी। लेकिन बाद के दौर में जब सीमित मताधिकार की बात होने लगी, जब राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होने लगी, प्रांतीय धारा सभाओं में जाने के लिए चुनाव होने लगे, तब सारे के सारे जो कांग्रेस के लोग थे उस समय, वो ऊंची जातियों के लोग ही उसमें जाते थे। तो पिछड़ों को लगा कि हमको भी उसमें जाने का अवसर मिलना चाहिए। और इसी से प्रेरित होकर के हम लोग देखते हैं कि जब उनकी बात को नहीं माना गया, किसी भी बैकवर्ड को कोई स्थान कांग्रेस ने नहीं दिया, तब जा कर के इन लोगों के मन में एक विद्रोह की भावना आई और उसका फल हुआ त्रिवेणी संघ का गठन और कांग्रेस के विरुद्ध प्रांतीय विधानसभाओं में और जिला परिषदों में चुनाव लड़ना। जो त्रिवेणी संघ के विरोधी लोग थे, उन लोगों द्वारा यह दुष्प्रचार किया गया कि त्रिवेणी संघ जो है वो जातीय संगठन है और इसमें 3 जातियां ही हैं। इस तरह का प्रचार करने वालों में मुख्यतः उच्च जाति के कांग्रेसी और उस समय की किसान सभा के लोग थे। सच्चाई यह थी कि त्रिवेणी संघ के गठन से पहले कुर्मियों का अपना संगठन था, कुशवाहा का अपना संगठन था और जादवों का भी अपना संगठन था। ये तीनों अपनी अपनी जाति में शिक्षा के लिए और जो कमजोरियां थीं उनकी, उसको दूर करने के लिए प्रयासरत थे। उद्देश्य सबका एक ही था। तो कुछ लोगों के मन में यह बात आई कि जब सबका उद्देश्य एक ही है, एक ही दिशा में सभी चलना चाहते हैं, एक ही रास्ते पर सभी चलना चाहते हैं, तो क्यों नहीं हम साथ मिल करके चलें।
सबसे पहले यह बात करघर में वेटनरी डॉक्टर थे जिला परिषद के डॉक्टर श्री पूजन सिंह, उनके दिमाग में आई कि जब सबके उद्देश्य एक ही हैं तो क्यों नहीं हम लोग साथ मिल कर के चलें। और उन्होंने ही कहा कि ये जो जातियों के अलग अलग सम्मेलन हो रहे हैं इनको मिला करके एक किया जाए, और त्रिवेणी संघ नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। और उस समय उद्देश्य इतना ही था कि हम लोग संगठित हों। कहा भी गया कि संघे शक्ति कलयुगे, यदि हम लोग मिलेंगे, यदि हम लोग संगठित होंगे, हम लोग संघ बना करके रहेंगे तो हम सब लोगों को अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त होगी। सच्चाई यह है कि बाद के दिनों में जब संघर्ष आगे बढ़ा तो इसमें दूसरी जातियां, चाहे वो पिछड़ी हों या दलित हों, जो सामंती जुर्म से या कहें कि सवर्णों के अत्याचार से पीड़ित थे, उन लोगों ने भी त्रिवेणी संघ में शामिल होने में ही अपनी भलाई देखी और वो लोग भी शामिल हुए। हम लोग कह सकते हैं जैसे दुसाह जाति, तो वो तो पिछड़ी भी नहीं थी, वो तो बिल्कुल शेड्यूल्ड कास्ट, आज के शब्दों में दलित थे, लेकिन त्रिवेणी संघ में दुसाह जाति पूरी तरह से शामिल थी। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि बनिया वर्ग में भी बहुत सारे लोग थे, और इसके जो बड़े बड़े नेता थे, एक नाम कोकिल प्रसाद का लिया जा सकता है, वो डुमरांव के थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने अंग्रेजी और भूगोल 2 विषयों में एमए किया था। वो 1941 में वो त्रिवेणी संघ के दूसरी पीढ़ी के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। वो कहार जाति से थे। दुर्गा हलवाई नाम से ही स्पष्ट है। और इस तरह से पूरे बिहार में बहुत ऐसे नेता थे जो कि यादव, कुर्मी और कुशवाहा से भिन्न जातियों के थे। पूरा बिहार मुख्य रूप से डुमरांव दोहरी सत्ता से जूझ रहा था। एक और तो अंग्रेजी सत्ता थी और दूसरी जमींदारों की सत्ता थी। तो ऐसे तो छोटे छोटे बहुत जमींदार थे बिहार में, लेकिन 2 बड़े जमींदार थे, एक दरभंगा महाराज और दूसरे डुमरांव महाराज। दरभंगा महाराज थोड़ा सॉफ्ट थे, लेकिन डुमरांव महाराज जो थे वो बहुत रूड टाइप के लोग थे, बहुत नासमझ लोग थे। केवल माइट इज राइट ही उनकी समझ में आता था। तो जो बाज़ार था डुमरांव का, उसको जंगल बाज़ार के नाम से जाना जाता था। यानी एक ही सड़क के दक्षिणी छोर पर बाज़ार था और उत्तरी छोर पर जंगल था, और दोनों के बीच में सड़क पर ही एक गेट लगा हुआ था, लोहे का फाटक उसमें था। तो डुमरांव महाराजा ने क्या किया कि अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एक उस आज के हिसाब से एक सेल टैक्स लगाया, बै करना यानी खरीद करना, और उसको बयाई कहा गया। तो उसमें था कि जैसे ही कोई दुकान से लेकर के चलता था सामान, वो तुरंत राज के कारिंदे उसको घेर लेते थे और मनमानी तौर पर उसका कोई निर्धारित दर नहीं था कि आपको इतना का सामान खरीदे हैं तो आपको इतना देना होगा। वो जो उसने कह दिया उतना आपको बयाई टैक्स उसको तत्काल दे देना है। डुमरांव के व्यवसायी वर्ग ने ही नहीं, सारे लोगों ने जो है वो इसके खिलाफ संघर्ष किया कि नहीं, ये बयाई जो है वो समाप्त होना चाहिए, इसका कोई उचित आधार नहीं है। और डुमरांव में जो भी सक्रिय कार्यकर्ता थे उन लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया। बाद के दिनों में दूसरे लोगों का भी, जैसे कि कांग्रेस के नेताओं का भी और स्वामी सहजानंद सरस्वती की किसान सभा का भी सहयोग उसमें मिला। और अंततः जो पटना के कमिश्नर थे उन्होंने आदेश दिया कि इस बयाई को समाप्त किया जाए। कोकिल प्रसाद एक यूनिक पर्सनालिटी हैं जिनकी योग्यता उस ज़माने में वो डबल एमए की थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने अंग्रेजी और भूगोल 2 विषयों से एमए किया था। डुमरांव में छठिया पोखरा के नज़दीक मुख्य सड़क पर उनका भव्य मकान था। निश्चित रूप से परिवार काफ़ी संपन्न रहा होगा, तभी उस समय उन्होंने इतनी शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन
एक आश्चर्यजनक बात आती है कि इतने अधिक शिक्षित होने के बाद उन्होंने सरकारी नौकरी नहीं की। कहा जाता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही उनको लेक्चरर का ऑफ़र मिला था, लेकिन उसको उन्होंने ठुकरा दिया और वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो संग्राम छिड़ा हुआ था उसमें शामिल हो गए। मनमथनाथ गुप्त और जवाहरलाल नेहरू के साथ वे नैनी जेल में भी थे। डुमरांव वे 1941 में लौटे और उनके आने से वो एक सुदर्शन व्यक्ति थे, बहुत अच्छी पर्सनालिटी उनकी थी। लोग बतलाते हैं कि लंबे थे, गोरे थे और बिल्कुल अंग्रेज जैसे लगते थे, हैट भी पहनते थे और हिंदी और अंग्रेजी में धारा प्रवाह बोलते थे और उनका जो ज्ञान था वो अपार था। तो डुमरांव में बड़ी बड़ी सभाएं होने लगीं और बहुत लोग उनसे प्रभावित हुए और डुमरांव राज के अंदर एक भय हो गया। डुमरांव में जो अभी टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल है उसके ठीक सामने एक बड़ा मैदान है। उस ज़माने में उन्होंने वहाँ एक सभा की थी 1941 के किसी महीने में, मे बी कि वो दिसंबर हो, और कहा जाता है कि उसमें 500 लोग शामिल हुए थे। तो डुमरांव राज का, अंग्रेज़ों का और उस बयाई का जो इम्पोज कर दिया गया था, जो थोप दिया गया था, उसका विरोध उसमें कोकिल प्रसाद ने किया। जब सरकार द्वारा बयाई को अनुचित घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, इससे डुमरांव राज बहुत बौखला गया और उसने सुनियोजित तरीके से कोकिल प्रसाद को मार डालने का एक षड्यंत्र रचा और दिन दहाड़े 2 बजे दिन में डुमरांव राज अस्पताल के सामने कोकिल प्रसाद पर जानलेवा हमला किया गया और अपनी समझ से उन लोगों ने इनको मार ही डाला। जब कोकिल प्रसाद के समर्थकों को ये सूचना मिली तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ जुटे। तब वो जो डुमरांव राज के गुंडे थे वो भाग गए और इनको, कोकिल प्रसाद को लेकर के पहले बक्सर सदर हॉस्पिटल गए, वहाँ के बाद इनको पटना PMCH में रेफर कर दिया गया। यहाँ ही करीब 15-20 दिन तक भर्ती रहे और उसके बाद स्वस्थ होकर के ये पहले आरा में जिलाधिकारी से मिले और उसके बाद पुनः ये डुमरांव गए। तब तक अगस्त की क्रांति, ये 8 अगस्त 1942 को जो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, उसमें इनकी भागीदारी हो गई और ये भूमिगत हो गए। लेकिन डुमरांव राज ने कभी भी इनको जिंदा देखने का जिंदा नहीं देखना चाहा और पुनः इनको, माने इस तरह की आशंका थी कि पुनः इन पर जानलेवा हमला होगा। इनके घर को ध्वस्त कर दिया गया, इनके परिजनों को प्रताड़ित किया गया और अंततः अब इनकी जान की रक्षा के लिए जो त्रिवेणी संघ के लोग थे, जो डुमरांव राज के विरोधी लोग थे, उन लोगों ने इनको अपनी सुरक्षा में डुमरांव राज की पहुंच से दूर सुदूर दक्षिण में सोन नदी के किनारे डालमिया नगर तक रात के अंधेरे में ले जाकर के पहुंचा दिया। उसके बाद से वो गुमनामी में चले गए और वहीं रहे। एक बार 1994 में डुमरांव के कुछ लोगों के आग्रह पर वो यहाँ आए थे, 2 दिन रहे थे, पुनः लौट गए और उसके कुछ ही दिनों के बाद गुमनामी में ही उनका निधन हो गया। डुमरांव में 2 ही तरह का डिवीज़न होता है, राज का समर्थक या राज का विरोधी। हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी सत्ता तो दूर थी, लेकिन जो डुमरांव राज था वो तो नज़दीक था। तो जो लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध थे, डुमरांव राज स्वयं उनके विरुद्ध हो जाता था, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता था, उनको वो अपना दुश्मन मान लेता था। तो अंग्रेज जो भी करते थे वो नियम कानून के तहत करते थे, लेकिन डुमरांव राज के लिए कोई नियम कानून नहीं था। वो तो उनको सीधे सीधे जान से मार देने का ही प्रयास करता था या उनकी संपत्ति कुर्क कर लेता था या दूसरे तरह से, या उनको डुमरांव से बाहर जाने के लिए विवश कर देता था। यह जो संघर्ष था उसमें जो उस समय के घनघोर कांग्रेसी लोग थे, वो चाहे किसी भी जाति के हों, वो लोग भी डुमरांव राज के खिलाफ थे
उसमें से एक नाम नहीं, कई नाम लिए जा सकते हैं। जैसे चुटुर राय, ये भुनिहार थे। कुमारी तिवारी, ये ब्राह्मण थे। तो ये लोग कट्टर कांग्रेसी थे और डुमरांव राज के विरोधी थे, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का विरोध करना, डुमरांव राज का माने जो अंग्रेज़ों का विरोध करता था, डुमरांव राज स्वतः उसको अपना दुश्मन मान ही लेता था। तो ये लोग भी उसमें शामिल थे, लेकिन अग्रणी भूमिका में जो थे वो नीचे तबके के लोग ही थे, जिसमें कोकिल प्रसाद का नाम बाद में जुड़ता है। विरोध तो लोग पहले से कर रहे थे। उसमें दुर्गा हलवाई थे, छोटक अहिर थे, और बहुत नाम हैं। सबको मैं यहाँ भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सबका स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन सैकड़ों लोग थे, एक दो लोग नहीं थे। नहीं, कोकिल प्रसाद जिस अवस्था में डुमरांव से गए थे वह अपने आप में बहुत कारुणिक स्थिति थी। इनका घर ध्वस्त कर दिया गया था, इनकी सारी संपत्ति कुर्क कर ली गई थी। इन पर और इनके परिवार पर जीवन, इनके परिवार के लोगों के जीवन पर भी खतरा था। और रात में बिल्कुल चुपके से इन लोगों को वहाँ ले जाया गया था। तो वहाँ तो वो भी गुमनामी में रखा गया था, यानी ये लोग फ्लैश नहीं हो पाए, नहीं तो राज के लोग वहाँ भी इनकी हत्या कर सकते थे, ऐसी आशंका थी। इसलिए फिर वहाँ पर इनकी गतिविधि जो है वो किसी तरह से अपने को यानी स्थापित करने में ही, जैसे कैसे हम कहाँ रहेंगे, तो किराए के घर में रहे, और कैसे खाएंगे, तो चूँकि विद्वान थे, अंग्रेजी के विद्वान थे, तो इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसे ऐसे करके, यानी गुमनामी में रह करके ही ये इन्होंने अपना जीवन बिताया। एक और बात है कि 16 अगस्त 1942 को डुमरांव थाने में आग लगा दी गई थी, और उस दिन एक गोलीबारी भी हुई थी जिसमें कि 4 लोग मारे गए थे। 4 लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ। कपिल मुनि, ये कहार थे, और गोपाल जी। तो गोपाल जी नाम के 2 आदमी थे, एक कहार थे और एक स्वर्णकार थे, एक आदमी और थे। ये चारों लोग मारे गए थे और थाने में आग लगा दी गई थी। तो थाना बर्निंग केस में भी कोकिल प्रसाद का नाम शामिल कर दिया गया था। इनको फंसाने का भरपूर प्रयास किया गया था। तो इस सब के चलते ये डालमिया नगर चले गए, और बहुत दिन तक लोगों को, डुमरांव के लोगों को पता नहीं था कि ये कहाँ चले गए हैं। एक तरह से कहिए ये भूमिगत हो गए थे। बाद में 1994 में एक बार ये लौट करके डुमरांव 2-3 दिनों के लिए आए थे। मेरा ख्याल है कि 13, 14, 15 अगस्त 1994 को ये डुमरांव में थे और पुनः लौट गए, और उसके कुछ ही वर्षों के बाद इनका निधन हो गया। इनके एक लड़के का जिक्र मिलता है, प्रयास करने के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो सका, और आज वो भी वहाँ नहीं रहते हैं। वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। समाप्त तो क्यों हुआ, इस पर हम लोग थोड़ा विस्तार से समझें कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया। तो वो एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो जितने छोटे मोटे आंदोलन थे वो सारे के सारे उसी में समाहित हो गए। जो भी लोग थे त्रिवेणी संघ के, ये सारे के सारे लोग जो थे वो उस 42 के आंदोलन में भी शरीक थे। तो कोई सीधे सीधे संघर्ष कर रहा था, कोई भूमिगत होकर के संघर्ष कर रहा था, कोई जेल चला गया। तो उसका त्रिवेणी संघ के आंदोलन की समाप्ति का एक बड़ा कारण जो था वो 1942 का आंदोलन था। वैसे कुछ लोगों ने इसको 2-3 साल और तक खींचा, यानी 1945 तक त्रिवेणी संघ सक्रिय रहा, लेकिन 1942 के पहले उसमें जो ताकत थी वो 42 के आंदोलन के बाद नहीं रही। त्रिवेणी संघ पिछड़ों की पहली संस्था थी जिसने राजनीति में अपने हक की बात की थी। हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं, यह भावना पहली बार हम लोग देखते हैं। उसके पहले ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि पिछड़ों ने अपने हक हिस्से के लिए
राजनीति में या समाज में अपने हक हिस्से के लिए इतना बड़ा, इतना व्यापक संघर्ष किया हो। छिटफुट आंदोलन होते रहे होंगे, लेकिन पूरे राज्य के स्तर पर इतना बड़ा आंदोलन कोई हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो उस समय 8 लोग या 6 लोग प्रांतीय चुनाव में खड़े हुए थे, जिसमें से कि कई की जमानत जब्त हो गई थी। ये साधनहीन लोग थे। हम लोग ध्यान से देखें कि उस समय चुनाव कौन लड़ते थे, तो प्रायः जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, बड़े बड़े धनी लोग होते थे, बड़े बड़े वकील बैरिस्टर होते थे, वहीं चुनाव लड़ते थे। और दूसरे जो कांग्रेस के बड़े नेता होते थे वो भी उच्च जातियों से होते थे, और जो संपन्न होते थे वहीं चुनाव लड़ते थे। ये लोग बिल्कुल साधनहीन थे। संगठन भी कोई बहुत पुराना या बहुत प्रभावी नहीं था, चेतना भी उस तरह की नहीं थी। इसके बावजूद इन लोगों ने चुनाव लड़ा और सारी की सारी सीटों पर इनकी हार हुई। लेकिन इसके परिणाम दूरगामी हुए। पिछड़ों के अंदर एक चेतना जगी और तुरंत उसके बाद ये जो जिला परिषद का चुनाव हुआ, वहाँ काफ़ी संख्या में पिछड़े आ गए। फिर कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत, जो पहले पिछड़ों की भरपूर उपेक्षा करती थी, कहीं कोई स्थान नहीं देती थी, उसने स्थान देना शुरू कर दिया। और जो चेतना पैदा हुई कि नहीं, हम भी समाज में और राजनीति में अपनी दखल बना सकते हैं, यह चेतना बहुत दिन तक रही, आज भी है। 1967 में जो नक्सलवादी आंदोलन हम लोग देखते हैं कि शाहबाद की भूमि पर होता है, तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि पिछड़े लोग ही आगे हैं। एक्चुअली उसको नाम चाहे जो दे दिया जाए, लेकिन सत्य यही है कि वह भी सामाजिक न्याय का ही संघर्ष था। जगदीश मास्टर जैसे व्यक्ति को बुरी तरह से राजपूतों ने पीटा था और किसी को वोट नहीं देने दिया था, तो उसी का विरोध उन्होंने किया था। क्योंकि वो सीधे सीधे उनसे टकरा नहीं सकते थे, इसलिए वो लोगों ने कलकत्ता जा कर के नक्सलाइटों को खोजा था और अपना मित्र बनाया था, अपना सहयोगी बनाया था। तो त्रिवेणी संघ का जो असर रहा वो बहुत प्रभावकारी रहा, बहुत असरदार त्रिवेणी संघ रहा, और वो आज भी है। हम लोग देखते हैं कि 1990 में एक सरकार बनती है, सामाजिक न्याय की सरकार बनती है और पिछड़ों की सरकार बनती है। सत्ता का जो केंद्र है, सत्ता का जो सूत्र है, वो एक पिछड़े आदमी के हाथ में आता है और वो आज तक जारी है। तो इसको हम लोग मामूली बात नहीं कहें, इसकी पृष्ठभूमि जो थी वो त्रिवेणी संघ में ही तैयार हो रही थी। यदि त्रिवेणी संघ नहीं होता तो ये आज जो हम लोग देख रहे हैं कि लालू यादव जैसा एक साधारण सा लड़का जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बनता है, और फिर उसके बाद यदि सत्ता मिलती है लालू यादव के बाद, तो नीतीश कुमार जैसे एक साधारण किसान के बेटे को मिलती है, ये संभव नहीं था।